चलो, कल हम लोग कहाँ तक लिख लिए थे? कल लिखे थे मेंडल के मटर के 7 लक्षणों पर विचार किया। मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों पर विचार किया जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखना है, मेंडल ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के समाधान के लिए सांख्यिकी विश्लेषण तथा मेंडल ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के समाधान के लिए सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्री का प्रयोग किया। सांख्यिकी विश्लेषण तथा गणितीय तर्कशास्त्री का प्रयोग किया। गणितीय तर्कशास्त्री का प्रयोग किया। समझो इस बात को। जो मेंडल साहब जो थे, मेंडल साहब के पहले और कई वैज्ञानिक आए जो कि जो है वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था, लेकिन पहली बार सबसे पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, और इन्होंने जो है बायोलॉजी के समाधान के लिए पहली बार किसी व्यक्ति ने संख्या का प्रयोग किया, सांख्यिकी का प्रयोग किया, उसके बाद गणितीय तर्कशास्त्री। तो कहने का मतलब यह है कि मेंडल साहब जो भी प्रयोग करते थे उसको लिख लिख के रखते थे, गणित के तरह रखते थे। मतलब क्या है, मैथ का प्रयोग जो है बायोलॉजी में जो है मैथ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल साहब ने किया था। मैथ का प्रयोग कैसे किया? मतलब एक बीज को बोए, एक बीज से कितना बीज पैदा हुआ? 10 तो बीज हुआ। फिर 10 बीज को बोए, फिर 10 से कितना पैदा हुआ? 100 पैदा हुआ। इस प्रकार जो है उन्होंने 7 वर्षों के तमाम प्रयोगों का जो है तमाम मतलब बायोडाटा और सभी ग्राफ को एक एक करके जो है लिख के रखे थे। और यह सब तमाम ग्राफ जो है और बायोडाटा जो है मैथ के अलावा कौन विषय में आता है रे? कोई विषय में नहीं आता है। मतलब यह है कि बायोलॉजी के समाधान के लिए मैथ का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल साहब ने किया था। कोई दिक्कत? समझ में आया? हाँ, चलिए। उसके बाद जो है अब ये जो है एक प्रश्न लिखना है, लिखो। मेंडल ने मटर के पौधा का ही प्रयोग क्यों किया? इसको VVI लगा देना है। मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया? आंसर में लिखो, मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वदा एक दूसरे के विपरीत थे। मेंडल ने मटर के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वदा एक दूसरे के विपरीत थे। देखो, मेंडल साहब जो प्रयोग किए किस पौधा पे किए? बोलो सब लोग। मटर के पौधा पर प्रयोग किए थे। मेंडल साहब जो अपना प्रयोग किया था, कौन सा पौधा था? मटर का। अब प्रश्न यहाँ पे यह है कि मटर का ही प्रयोग क्यों किया गया? तो सबसे पहला बात बोला जाएगा कि मटर का पौधा का प्रयोग इसीलिए किया गया कि मेंडल साहब जो है मटर के उन लक्षणों पर विशेष फोकस किया जो कि सर्वदा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। अब जो है मेंडल साहब जो है मटर का पौधा का प्रयोग किया। मेंडल साहब मटर के पौधे का प्रयोग किया, तो मेंडल साहब सबसे पहला ध्यान क्या चीज़ पे दिए? मेंडल साहब सबसे पहला ध्यान वहाँ पे दिए कि मेंडल साहब जो है मटर के उन लक्षणों पे ध्यान दिए जो एक मतलब लक्षण था एक दूसरे के विपरीत था। जैसे में लिखो तो जैसे लंबा और बौना पौधा, लंबा और बौना पौधा, पीला और हरा बीज, पीला और हरा बीज, पीला और हरा बीज,
पीला और हरा बीज। समझ में आया? मेंडल साहब सबसे पहला ध्यान कहाँ पे दिए? मेंडल साहब उन लक्षणों पे सबसे पहला फोकस किए जो कि एक दूसरे के विपरीत था। मतलब एक लंबा पौधा को लिया तो दूसरा क्या, उसका विपरीत, एकदम छोटा शॉर्ट पूरा बौना पौधा को लिए। दूसरा कि एक मटर का जो कलर था, जो बीज का, वो पीला था, तो दूसरा का कलर कैसा था? हरा था। समझ में आ गया? चलिए, उसके दूसरा चीज क्या पे ध्यान दिया, चलो लिखो तो। उसके बाद लिखना है मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। पॉइंट लिखो। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसीलिए इसे कम से कम समय में परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। हो गया? चलिए, परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। मटर का जो पौधा होता है, समझो ध्यान से, मेंडल साहब मटर के पौधे का सबसे पहला विचार क्या किया? 7 लक्षण लिया और सातों लक्षण एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत था। और दूसरा बात क्या इन्होंने ध्यान रखा? उसके बाद ध्यान रखा कि जो मटर का पौधा होता है कैसा होता है? एक वर्षीय पौधा होता है। मटर का पौधा कैसा होता है? एक वर्षीय, मतलब एक वर्ष में ही जो है जन्म लेके फल फूल दे के जो बीज बन के तैयार होकर कंप्लीट हो जाता है, मर जाता है। मतलब एक वर्षीय पौधा क्या होता है? वैसा पौधा जो कि एक वर्ष के अंदर ही अंकुरन होके प्लांट बन के और जो है प्रजनन करके उसके बाद नष्ट हो जाना एक वर्षीय पौधा कहलाता है। तो दूसरा ध्यान इन्होंने यह रखा कि जो है मतलब मटर का जो पौधा होता है एक वर्षीय होता है, जो कि जल्दी से जल्दी इससे परिणाम लिया जा सकता है। समझ में आ गया? मेंडल साहब, क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मेंडल साहब मटर का ही पौधा क्यों लिया? अर्थात मान के चलते हैं कि आम का पौधा लेता तो रे आम का पौधा मर जाता है। मेंडल साहब, चलो आम का पौधा लेता, समझो थोड़ा सा ध्यान से, आम के पौधा को तैयार होने में कम से कम जो है 10 साल लगता। आम के पौधा को, अब तो आजकल हाइब्रिड है तो इसीलिए, लेकिन कम से कम जो है जब उसका हम लोग जो है बीज को बोएंगे तो कम से कम जो तैयार होने में कितना दिन लग जाएगा? 10 साल लग जाएगा। अब 10 साल के बाद जो है वो फिर फल बनेगा, फिर बीज बनेगा, फिर उस बीज को फिर बोएंगे। पता चलता है कि मेंडल साहब को 2-3 बार जन्म लेना पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा? इसीलिए जो है अब 7 साल में इनका सारा जो है क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है? तो मेंडल साहब मटर का पौधा इसीलिए लिया क्योंकि यह एक वर्षीय पौधा था। उसके बाद मटर में 7 लक्षण मिल गया था और सातों लक्षण एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत था। ठीक है? अगला लिखो। मटर में 7 जोड़ा विपरीत लक्षण प्राप्त हुए। मटर में 7 जोड़ा विपरीत लक्षण प्राप्त हुए। मेंडल साहब, समझो ध्यान से, फटाफट लिखो, फटाफट समझो। मेंडल साहब ने मटर का पौधा इसीलिए लिया क्योंकि इसमें कितना लक्षण मिल गया? 7 लक्षण मिल गया और सातों लक्षण एक दूसरे के विपरीत था। समझ में आ गया? उसके बाद अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखना है हाँ, एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा, तब तो वही तो देखा ना कि जो है अगर एक बढ़िया है एक खराब है, उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो वही तो गणितीय तर्क शास्त्री का मतलब क्या हुआ? जैसे जैसा इसको लक्षण मिलते गया वैसा वैसा, ऐसा नहीं था पहले 7 नहीं हो गया था। प्रयोग किया, उसके प्रयोग किया पहले एक तो, ठीक है, एक तो प्रयोग करने के बाद चलो एक तो हो गया, ये परिणाम हुआ, उसका डाटा लिख लिया, फिर देखने लगा तो अच्छा देखते हैं दूसरा लक्षण मिल जाए, फिर देखते हैं दूसरा लक्षण भी उसको मिल गया, फिर उसका प्रयोग। हाँ
हाँ, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिला। तो मटर का पौधा क्यों लिया गया कि जो है यह इसमें जो 7 लक्षण अब दिख गया कि ऐसा ऐसा जो है हमको जो है प्राप्त हो रहा है। समझ में आया? चलो उसके बाद मटर का पौधा ही क्यों लिया? मटर का पौधा बहुत कम जगहों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। एक गमला में भी उगा सकते हैं मटर के पौधा को, एक गमला में भी उगाया जा सकता है, लेकिन आम के पौधा को गमला में उगाना संभव नहीं है। लिखो अगला पॉइंट, यह कम स्थान में भी आसानी से उगाया जा सकता है। चलो अब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मेंडल साहब जो है मटर का ही पौधे का प्रयोग क्यों किए थे, इसको हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहला बात लिखेंगे कि मेंडल साहब जो है मटर का पौधा का प्रयोग इसीलिए किए थे क्योंकि यह पौधा एक वर्षीय होता है। पहला बात क्या था कि यह पौधा एक वर्षीय होता है। दूसरा बात, यह बहुत कम जगहों में आसानी से उगाया जा सकता है। तीसरा बात, इसमें जो है 7 विपरीत लक्षण मिल गए और वो सभी जो है मतलब इसमें 7 लक्षण का प्रयोग किया गया और 7 लक्षण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? मेंडल साहब मटर का पौधा का प्रयोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला प्रश्न है, यह बार बार पूछता भी है। ठीक है, इसलिए इसको VVI लगा के याद कर लेना है। समझ में आ गया? आज हेडिंग देना है जीन क्या है। जीन लिखिए, जीन लिख के अंडरलाइन करो। हो गया? लिखो इसमें जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन लिख के डैश दो, लिखो जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है, जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जीन, ठीक है? नहीं, क्या लिखी? जीन आनुवंशिकता की इकाई होती है जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। हो गया? जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है तथा यह DNA का क्रियात्मक खंड होता है। DNA का क्रियात्मक खंड होता है। DNA का क्रियात्मक खंड होता है। जीन कहलाता है। क्रियात्मक खंड होता है, जीन कहलाता है। देखो यह पूरा जो चैप्टर है वंशागति, यह चैप्टर जो है जीन और या DNA, इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब केवल जीन और DNA के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब मेंडल साहब जो प्रयोग करते थे मेन चीज़ यही था। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि सर यह जीन होता क्या है। जीन होता क्या है? तो हम लोग कहेंगे जीन जो है फटाक से बढ़ जाओ। चलो देखो जीन क्या होता है। यह देखो जीन क्या होता है? यह आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन क्या होता है? आनुवंशिकता की इकाई होती है। और ऑलरेडी हम लोग जो है आनुवंशिकता को समझ चुके हैं। ठीक है, आनुवंशिकता क्या होता है बता, किसी को याद है आनुवंशिकता? बोलो। आनुवंशिकता क्या है कि माता पिता का गुण संतान में जो दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मम्मी का जो है आँख पूरा काला मतलब
काला है तो बच्चा बुतरू का भी काला। आँख ब्राउन है, भूरा है, उसका भी भूरा। नाक खड़ा है तो इसका भी खड़ा। नाक चपटा है, उसका भी चपटा। तो मतलब माता पिता का गुण संतानों में जो दिखता है वही तो क्या कहलाता है, अनुवंशिकता कहलाता है। इसका मतलब जीन जो होता है यह अनुवंशिकता की इकाई होती है। जीन क्या होता है, अनुवंशिकता की इकाई। इकाई का मतलब समझो, इकाई जैसे कि मान के चलो कि यह दीवार बना हुआ है, यह दीवार बना है तो इसका इकाई क्या है, ईंट हो गया इसका इकाई। मतलब ईंट 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 जोड़ जोड़ के क्या बन गया, दीवार बन गया। बना कि नहीं बना। वैसे ही जो है जो डीएनए जो बनता है तो जीन 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 अनेकों जीन को जोड़ के बनाया जाता है। क्या, डीएनए बनाया। समझना है ध्यान से, अनेकों जीन को जोड़ के डीएनए बनाया जाता है। और हम लोग जो है कहते हैं कि जो डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है कि मतलब जो है अनुवांशिक गुणों को जो है मतलब स्टोर करके रखता है। मतलब कि जो है कैसे मानव का है अगर डीएनए, तो मानव बनना है यह सारा इन्फॉर्मेशन किसी के पास, किसके पास रहता है, डीएनए के पास रहता है। अब डीएनए एक ही डीएनए है और इसी डीएनए के पास सारा इन्फॉर्मेशन है। अब डीएनए बना होता है क्या चीज़ से बना होता है, जीन से बना होता है। अब छोटा छोटा बहुत जीन है, बहुत जीन मिला तब क्या बना, डीएनए बना। अब जो डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, यह अनुवंशिकता की इकाई होती है। मतलब समझो कि अब 5 गो जो है, 5 गो जो जीन है ये नाक बनाने के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद अगला वाला जो 5 तो है ये कान बनाने के लिए उत्तरदायी है। समझ में आ रहा है क्या हम बोलना चाह रहे हैं। मतलब देखो जीन क्या करता है, यह अनुवंशिकता की इकाई होती है। अगला बताओ तो क्या बोल रहे हैं, जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। मतलब लक्षणों को निर्धारित करता है, रुक जाओ, तो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। मतलब माता पिता का जो लक्षण है, लक्षण का मतलब गुण, माता पिता का गुण जो संतान में आ रहा है वो ढोने का काम कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। ढोने का काम जीन। जैसे अभी समझाया कि मम्मी का नाक या पिताजी का नाक के जैसा संतान का नाक होना, यह जीन ले जा रहा है। समझ में आ रहा है। उसके बाद मम्मी या पिताजी के बाल के जैसा संतान का बाल होना, यह कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। उसके बाद जो है अब नाक इसी जगह होगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं, ये काम कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। और इस प्रकार का अनेकों जीन का ग्रुप मिल मिल के फाइनली क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है। इसका मतलब सर जो डीएनए जो होता है जीन का खंड भी तो होता है। इसका मतलब जीन का खंड, मतलब जो है डीएनए जो बनता है छोटा छोटा अनेकों जीन मिल जाता है। और अनेकों जीन मिलने के बाद फाइनली क्या चीज़ बन जाता है, डीएनए बन जाता है। और जीन क्या होता है, यह अनुवंशिकता की इकाई होती है जो विभिन्न लक्षणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। लक्षण को निर्धारित करता है, मतलब कैसा बनना है, क्या बनना है, सारा लक्षण को निर्धारित कौन करेगा, जीन करेगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला सेंटेंस, हाँ देखो यह डीएनए का क्रियात्मक खंड। देखो यह जो होता है यह डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या होता है, क्रियात्मक, डीएनए का क्रियात्मक खंड। मान के चलते हैं कि जो डीएनए जो होता है एक प्रकार का ठेकेदार हो गया और ये सब कौन हो गया, लेबर, मजदूर हो गया। ठेकेदार साहब काम करते नहीं है, करवाते हैं। वैसे जो डीएनए होता है तो डीएनए का देखो यह डीएनए का क्रियात्मक खंड है। यह का मतलब कौन, जीन जो होता है डीएनए का क्रियात्मक खंड, मतलब डीएनए का सारा काम कौन करता है। कोई दिक्कत, मतलब क्या है, जीन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। जीन सबसे पहला बात है कि जीन जो होता है अनुवंशिकता की इकाई होती है। अनुवंशिकता की इकाई का मतलब ऐसा नहीं है, ये सब विनोद वाली बात है, मजाक की बात है सर। ठीक है, समझो ध्यान से। जीन समझ में आया, जीन समझ में आया सबको। जीन होता क्या है, यह अनुवंशिकता की इकाई है। मतलब माता पिता का जो गुण है संतान में जो जा रहा है, माता पिता का गुण जो है जो संतान में जा रहा है वो ढोने का, माथा पे ले जाने का काम कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। इसीलिए जीन को हम लोग क्या कहते हैं, अनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, जो विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। लक्षण का निर्धारित करता है कौन, यही जीन करता है। मतलब तमाम लक्षण, जैसे कि जो है मम्मी का शक्ल
और बेटी का शक्ल सेम टू सेम होता है। ये कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद लड़का का शक्ल पिताजी से मिलता जुलता होता है कि कौन कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब विभिन्न जो भी लक्षण, जो भी एक्टिविटी, अब यही जीन को पता रहता है कि इस जगह हाथ बनाना है, नहीं तो साला पैर बना देगा। इस जगह हाथ बनाना है, उंगली बनाना है। अब कभी कभी किसी किसी का 6 उंगली हो जाता है, इसी के इन्फॉर्मेशन में जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। कभी कभी किसी का 6 उंगली बन जाता है, बनता है नहीं बनता है? तो इसके पास जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसको मिस्टेक हो जाता है, साला कई उंगली बनना है, 4 गो कि 5 गो कि 6 गो? तो वही बड़ा भी रहता है एकदम, जैसे ई है 5 वैसा ही एक और रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये तमाम लक्षण को निर्धारित, मतलब हम सबों में जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो भी लक्षण हो रहा है, तमाम लक्षणों को निर्धारित कौन करता है? जीन ही करता है। तो टोटल काम करने वाला गप नहीं, टोटल काम करने वाला कौन है? जीन है। इसीलिए जीन को हम लोग क्या कहते हैं? यह डीएनए का क्रियात्मक खंड है। मतलब जो डीएनए जो होता है उसका जो काम करने का जो सिस्टम है, काम करने वाला जो मतलब क्या कहते हैं कि इकाई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? जीन। मतलब जीन जो होता है डीएनए का क्रियात्मक खंड भी होता है। मतलब यह जो है अनेक खंडों से मिल मिल के जो है एक फाइनली जो है डीएनए का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? जीन समझ में आ गया? जीन के साथ साथ डीएनए भी समझ में आया? डीएनए क्या होता है? बोलो। जीन का क्रियात्मक खंड होता है। समझ में आया? जैसे देखो, अब क्लासरूम क्या है? तो विद्यार्थियों का समूह, एक एक विद्यार्थी। अब जैसे मान के चलो इसमें यहाँ पे विद्यार्थी नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहें? क्लासरूम नहीं कहेंगे, खाली रूम कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है, अब जैसे कहने का मतलब जो है कि वाक्य बोलते हैं, वाक्य। वाक्य जो होता है, ठीक है, शब्दों का समूह होता है कि नहीं होता? शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। उसी प्रकार जीन का जो मतलब समूह जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए जो है, इसी डीएनए के पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि यहाँ पे 2 पैर बनाना है, उसके ऊपर कमर बनाना है, 2 किडनी भी देना है, 4 गो लीवर देना है। ऐसा होता है। समझ में आया नहीं? 4 गो लीवर नहीं देना है, 1 लीवर होगा। 4 गो लीवर असला दिन भर में 100 बार खाना खाएगा, सब खाना कुंभकर्ण की तरह सब खाना पचा देगा, खा के और बाद देगा। हाँ, अरे कुंभकर्ण देखो इतना बड़ा लीवर था उसका कि हम लोग सबका मिलाने के बाद भी उसका नहीं पुरता। बहुत बड़ा आदमी था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो उसके बाद ज्यादातर जो लक्षण आएगा वो मदर का ज्यादातर, क्योंकि माँ के गर्भ में रहता है बेबी ना, ज्यादातर। देखो अब समझो, ज़्यादा लक्षण किसका? डिपेंड करता है मम्मी की एक्टिविटी पे, उसके माइंड में चल क्या रहा है, माइंड में चल क्या रहा है। इसलिए कभी देखा होगा, कभी सुना होगा कि गर्भवती माताओं को जो है कहा जाता है कि सुबह सो के जगिए, मतलब ईश्वर भगवान का फोटो देखा जाता है। उसके बेड के सामने में जो है कृष्ण भगवान का फोटो लगा दिया जाता है, एक मासूम बेबी का फोटो लगा दिया जाता है। समझ में आया? उसके बाद किसके बारे में वो सोच रही है, लक्षण उसका आ जाएगा। अब जो है मान के चलो कि किसी की पत्नी है, वो अपने पड़ोस के बारे में सोचेगी तो उसका पड़ोस का लक्षण आ जाएगा उसके बच्चा में। हाँ, ये तो फिर समझ में आया? वो मम्मी का एक्टिविटी डिपेंड करता है कि वो किसके जैसा वो बनेगा। अब देखो, अब अगर माँ अगर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे में सोचेगी, और उसका जो पिता है, मतलब जो बाबू का जो पिता है, उसके बारे में सोचेगी। अब पिता कौन है तो वही नहीं बताएगी, माँ ही बताएगी, है कि नहीं? तो कहने का मतलब जो मम्मी, अब कहने का मतलब जो है, अब मान के चलो कि जो है अर्जुन का जो बेटा था, क्या नाम था? अर्जुन। हाँ हाँ, नाम हम भुला गए रहे। अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ में ही सीख लिया था क्या? चक्रव्यूह में प्रवेश करने का रास्ता सीख गया था। कब? जब एक बार जो है मतलब क्या कहते हैं कि जो है अर्जुन जो है अपने पत्नी को, नाम भी हम भूल गए रे, क्या नाम है उसके पत्नी को? सुभद्रा। सुभद्रा, ठीक है। अभिमन्यु के माता जी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा को जब सिखा रहे थे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का मार्ग, निकलने का मार्ग, चक्रव्यूह समझा रहे थे, ठीक है। उसके बाद प्रवेश करते करते तक जो है सुभद्रा जग रही थी और वो सुन रही थी। जब निकलने का मार्ग बता रहे थे वो सो गई, जिसके कारण से जो है चक्रव्यूह में जो अभिमन्यु मारा गया। समझ में आया? इसीलिए कहा जाता है अगर तुम चाहता है कि हम जो है मेरा आने वाला बेहतर प्रोडक्ट आवे, तो जो है सबसे पहले जैसे आएगी उसको तुरंत खान सर का क्लास पकड़वाओ 3-4 गो।
उसके बाद जिस वक्त से वो गर्भवती रहे हो जाएगी, उस वक्त से एकदम केवल बढ़िया बढ़िया उसको महाभारत भगवत गीता पढ़ने बोलो, मतलब बढ़िया बढ़िया महाभारत नहीं, भगवत गीता बोलो पढ़ने के लिए, रामायण रामचरितमानस पढ़ने बोलो, हमेशा बढ़िया बात सोचने के लिए बोलो। लेकिन आजकल की लड़की लोग सला जैसे जिस दिन से गर्भ रहा उसके बाद से जो है वो लगेगा कि महारानी बन गए, अब ऑर्डर चलाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जो वो आता है वो भी तुरंत ऑर्डर स्टार्ट कर देता है। समझ में आया ना यार? हाँ, तो लेकिन हम लोग जो है अब ये सारा एक्टिविटी कौन करता है? या जितना क्रियाकांड अभी हम लोग किए, सारा क्रियाकांड का जो है यह मतलब जीन के पास ही इंफॉर्मेशन रहता है। अनेकों जीन पाए जाते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट के जो जीन है वो मिल मिल के एक ऑलरेडी डीएनए का निर्माण करता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए अब आगे लिखिए। तो अब जीन के बाद जो है अलील लिखना है। इंग्लिश भी एलीले होता है रे। रुक जा थोड़ा सा, एक गप, इसीलिए कहते हैं कि एकदम कम बोलो, काम ज़्यादा बात कम। लड़की है, लड़का रहेगा तो कोई बात नहीं है। लड़का जिस दिन पैसा कमाने लगेगा, नहीं देखो, जिस दिन लड़का पैसा कमाने लगेगा, लड़का का सारा कर्म कांड सब खत्म हो जाएगा, लोग भूल जाएगा। लेकिन लड़की, तुम एक बार गलती कर जाओ तो मरने के बाद तक तुमको याद रखेगा लोग। मतलब देखो, लड़की है तो इसलिए इतना बढ़िया से चलो कि 1% किसी भी मुद्दा का दाग नहीं लगना चाहिए। मतलब कि देखो, अब कहने का मतलब जो काम कोई कर गई, तुम ही कर गई, फिर जो है तुम गुजर गई, उसके बाद वो कांड जब भी कोई लड़की करेगा उस वक्त तुम्हारा याद आएगा, उस वक्त तुम फिर से चर्चा में रहेगी। और लड़का कुछ भी कर्म कांड कर दे, जिस दिन से पैसा कमाने लग जाएगा उस दिन से उधर का सारा काम खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग राजनीति में बात करते हैं राजनीति का, तो राजनीतिक में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है बहुत कम प्रतिशत ऐसा लोग है जिसके पर जो है मर्डर का केस नहीं होगा। परंतु अभी काम ऐसा कर रहा, सब चीज़ झपा गया है। समझ में आया? तो कुछ भी कर लो, लड़की है इसीलिए नहीं हो सकता है। समझ? देखो, हर किसी का जो है एक दायरा होता है, सिस्टम है, बस अपने सिस्टम में रह के खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, सीखो बढ़िया। देखो, यह सब चीज़ हालांकि आजकल जो है माँ को सिखाना चाहिए, लेकिन आजकल की माँ को समय ही नहीं है कि अपने बेटी को, अपने बेटा को जो है, माँ को प्रथम गुरु बोला जाता है। क्यों? क्योंकि माँ वो सारा चीज़ सिखा देती है जो कि वो व्यवहारिक ज्ञान जो है माँ ही सिखाती है। लेकिन आजकल की मम्मी लोगों के पास समय ही नहीं है, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है, ना फेसबुक से फुर्सत है, उसके बाद नहीं काम से फुर्सत है। समझ में आएगा ना यार? चलो हम लोग एलील की बात करते हैं, लिख लेना इसका नवोदय, एलील, ठीक है? चलो इसके बारे में लिखो पहले, फिर हम लोग समझते हैं। एक ही गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन को एलील कहते हैं। एक ही गुणों को नियंत्रित करने वाले जीन को एलील कहते हैं। अलील भी बोलते हैं उसको, एलील भी बोलते हैं, दोनों। यह भी होता है, एलील भी होता है, अलील भी होता है। समझ में आया? अब देखो क्या बोले, समझते हैं इसको। एक ही प्रकार के गुणों को, एक ही प्रकार का जो गुण है उसको देखो, अभी मान के चलते हैं नॉर्मल, ये गप नहीं, 1 2 3 4 5 6, मतलब जो है यह डीएनए का भी तत्कालिक रूप से कितना खंड दिख रहा है? 6 खंड। यह इस खंड में जो है 5 गो जीन है, इस खंड में 5 गो जीन है, इस खंड में 5 गो जीन है, इस खंड में 5 गो जीन है। तो सभी जीन जो है अलग अलग गुणों के लिए उत्तरदायी है कि नहीं है? ये खंड जो है इसका काम है नाक बनाना, ये खंड जो है इसका काम है कान बनाना, ये खंड है इसका काम है कुछ और बनाना। तो एक ही प्रकार का जो गुण, एक ही प्रकार के जो गुण को मतलब कंट्रोल कर रहा है वो जीन, उसी जीन को हम लोग क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अगला पॉइंट लिखना है। यह जीन का विकल्पी रूप होता है।
यह जीन का विकल्पी रूप होता है जो लक्षणों के लिए काम करता है, जो लक्षणों के लिए काम करता है। यह जीन का विकल्पी रूप है जो लक्षणों के लिए काम करता है। समझो, एलील जो होता है, अभी हम लोग समझे, हो गया सबका लिखा हुआ। देखो इधर, अभी जो हम लोग बोले कि सबसे पहला नंबर वाला जो खंड है, पहला नंबर वाले खंड में क्या क्या तो जीन दिख रहा है। चलो एक तो फ्रेश हम लोग बना लेते हैं इसको। चलो अब देखो तो यह डीएनए के पास जो है अभी कै तो खंड दिख रहा है हम लोगों को? 4 खंड दिख रहा है, 1 2 3 4। और सभी खंड में कौन है? जीन है। और उसके बाद सभी खंड के जीन का काम अलग अलग है। मतलब काम क्या अलग अलग है? एक एक गुणों के लिए उत्तरदायी है। अगर कहने का मतलब एक नंबर वाला जो खंड है, इसमें 4 जीन दिख रहा है। अब चारों जीन को एक काम दिया गया है कि भैया तुम जो है पूरा शकल, मतलब जो है पूरा बॉडी का जो है कलर प्रदान कर देना। मतलब यह रंग बनाने में लगा हुआ है कि रंग देना है, कलवा देना है, कि थोड़ा सा पूरा डार्क कलवा देना है या फिर सफ़ेद देना है। समझ में आया ना यार? तो कहने का मतलब यह काम एक ही गुण के लिए काम कर रहा है। दूसरा वाला कहता है ठीक है, हम बढ़िया सुंदर सा एक तो नाक बना देते हैं, उसमें छेदा नहीं रहना चाहिए। समझ में आया ना यार? तो एक ही विशेष गुणों के लिए यह काम कर रहा है। तो जो है अब यह है कौन? जीन है। जीन ही तो काम कर रहा है। लेकिन जो है अब एक ही गुण के लिए जो काम कर रहा है, जो एक ही गुण के लिए काम कर रहा है, यह जीन का विकल्पी रूप हो गया। मतलब जीन का ही दूसरा विकल्प हो गया। जीन का क्या हो गया? दूसरा विकल्प हो गया। मतलब जीन तो काम कर ही रहा है और यह सभी गुणों को के लिए उत्तरदायी है, लेकिन जो विशेष गुणों के लिए जो जीन उत्तरदायी है, उसी जीन को हम लोग एलील कहते हैं। और जो एलील जो होता है, जीन का जो है विकल्पी रूप होता है। काम किसके लिए करता है? यह भी लक्षण के लिए काम करता है, लेकिन इसको स्पेशलिस्ट बोला जाए। मतलब यह है, देखो यह भी जीन है, यह भी जीन है, यहाँ टोटल जीन ही है, लेकिन हम इसमें से पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जीन क्या करने वाला है। अब एलील जो होता है यह स्पेशलिस्ट है। इसका एलील जो है क्या काम करेगा? यह जो है रंग प्रदान करने का काम करेगा। इसका एलील है तो यह जो है पूरा कूट कूट के एटीट्यूड भरेगा। ये वाला जो है उसके बाद यह पूरा झगड़ा वाला शब्द भरेगा कूट कूट के। तो कहने का मतलब जो है तमाम एलील का काम जो है, सभी एलील एक विशेष गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। एलील समझ में आ गया? कोई दिक्कत? जीन समझ में आ गया? एलील मतलब जीन ही एलील है। समझना ध्यान से, जीन ही एलील है और जीन ही डीएनए है। मतलब एलील ही जीन है और जीन ही डीएनए है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? मतलब यह दोनों सिमिलर है, दोनों समझो कि समान है, लेकिन यह सब काम करता है, यह स्पेशलिस्ट है। हम ही लोगों में मतलब सभी लोग समान ही है, सभी मानव समान ही है, लेकिन कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई दिल रोग विशेषज्ञ है, कोई जो है किडनी का डॉक्टर है, कोई महिलाओं का डॉक्टर है, मतलब स्पेशलिस्ट है। लेकिन है दोनों क्या? मानव ही है। मानव ही है, डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर है। कोई ब्रेन का डॉक्टर है, कोई लीवर का डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर, लेकिन दोनों एक विशेष गुण के लिए है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे। समझेगा नहीं समझे? उसको क्या बोलेंगे? विशेषज्ञ बोलेंगे। और जो विशेषज्ञ नहीं है उसको केवल और केवल डॉक्टर बोलेंगे। सटीक एग्जाम्पल, डॉक्टर सब तो डॉक्टर ही है, लेकिन जो विशेषज्ञ है उसको कहेंगे फीमेल स्पेशलिस्ट, महिला रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञ, उसको विशेषज्ञ बोलेंगे। लेकिन जो केवल डॉक्टर है, सभी को देख रहा है, वैसे है जीन, सभी को देख रहा है, लेकिन एलील क्या है? स्पेशलिस्ट है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर उसके बाद इसी का अगला पॉइंट लिखना है। यह गुणसूत्र के ऊपर विषम स्थान पर होते हैं।
विषम स्थान पर होते हैं, जो जीन के जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जो जीन के जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जो जीन के जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, जीन के जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। अब समझते हैं, जिस वक्त हम लोग डीएनए का वास्तविक चित्र पढ़ेंगे, इस प्रकार जो डीएनए हम लोगों को दिखता है वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है, और ऐसा कैसे दिखता है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद यह, जैसे कि अभी हम लोग बोले, एलील कहाँ पे पाया जाता है? गुणसूत्र के ऊपर। गुणसूत्र कैसा होता है? ऐसा होता है। तो गुणसूत्र जो है, जोड़ा के रूप में गुणसूत्र भी पाया जाता है। अब इसी के ऊपर में पाया जाता है कौन रे? एलील। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलो, उसके बाद जो है आगे फिर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद समयुग्मजी लिखना है, हेडिंग। जैसे कि जीन लिखे, एलील लिखे, समयुग्मजी। ये जो इंग्लिश वर्ड है सब उड़ा दी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लिखे हैं। हम अपने नोट्स में आई देखे खाली हिंदी लिखे बैठी है, हमको उतना मतलब सबका जो क्लियर याद नहीं है। लिखो समयुग्मजी, आराम और आसान शब्दों में तुरंत समझ में आएगा। लिखो, वैसा द्विगुणित अवस्था, वैसा द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक जैसा हो। वैसा क्या लिखी? द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों अलील एक जैसा हो, उसे समयुग्मजी कहते हैं, उसे समयुग्मजी कहते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? समयुग्मजी। चलिए, अब हम लोगों को जो है पढ़ना है विषम युग्मजी। लिखो, विषम युग्मजी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे समयुग्मजी, उसके बाद पढ़ने वाले हैं विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। उसके बाद अंडरलाइन करके लिखना है, वैसा द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील अलग अलग हो, दोनों एलील अलग अलग हो, विषम युग्मजी कहलाता है। चलो, ये देखो, तो ये हम डॉट 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 ये सब वास्तविक रूप से क्या बनाए हैं? हम जीन बनाए हैं। क्या बनाए हैं? जीन। अब इसमें जीन का कै तो वैरायटी है? बोलो, जीन का कै तो वैरायटी है? 1 2 3 4। कल नहीं ना आए थे, इसीलिए परसों भी नहीं आए थे, इसीलिए पूरा दिक्कत होगा समझने में, क्योंकि इतना जो भी शब्द का प्रयोग अभी किया जाएगा, एको तो शब्द तुम पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, अब देखो, अब अभी हम लोग इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे समयुग्मजी में, जो पढ़े थे, समझो, समयुग्मजी। समयुग्मजी में हम लोग क्या पढ़े थे?
समयुग्मजी में हम लोग क्या पढ़े थे बताओ तो? इसमें हम लोग पढ़े थे वैसा द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक जैसा हो। वैसा द्विगुणित अवस्था जिसमें दोनों एलील एक जैसा हो। उसके देखो तो इसमें जो है, इसमें एलील की संख्या कितनी है? 4। अब इसमें से 2 तो एलील को हम बाहर निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा कितना? एक जोड़ा। कितना हो जाएगा? एक जोड़ा। मतलब जब दोनों एलील का जो है, जब दोनों एलील एक जैसा हो, एक जोड़ा एलील एक जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समयुग्मजी कहेंगे। लेकिन मान के चलो एक तो इसका ले लेते हैं, समझो ध्यान से, एक जीन इसका ले लेते हैं, एक जीन इसका ले लेते हैं। अब देखो तो इसमें जीन की संख्या कैटो है? 2 जीन की संख्या है, और दोनों जीन जो है अलग अलग वैरायटी का है, अलग अलग काम के लिए जो है जाना जाता है। इसीलिए इस प्रकार के एलील को हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। समझ में आया? तुमको नहीं आया होगा? चलो तब ठीक है। उसके बाद आगे लिखो, आगे लिखो जीनोटाइप। जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप लिखो, लिखो जीनोटाइप किसी भी जीव के जीन की संरचना होती है। जीनोटाइप किसी भी जीव के जीनों की संरचना होती है। अब देखो कहने का मतलब जीनोटाइप क्या होता है। अब जीनोटाइप जो होता है, यह मान के चलो कि यह जो हम लोग जो जीन बनाए हैं, टोटल जो जीन है यह किसका जीन है? मानव का जीन है। किसका जीन है? मानव का। इसमें जो एक जीन है, किसी भी जीन का जो है जो संरचना होता है, जो संरचना होता है मतलब जीन का जो संरचना होता है, इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। जीन के संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जीन के संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलो उसके बाद फिनोटाइप लिखो। फिनोटाइप, जीनोटाइप, उसके बाद फिनोटाइप। चलो फिनोटाइप में लिखना है किसी भी लक्षण का बाहरी रूप, किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाता है। किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाता है। किसी भी लक्षण का बाहरी रूप फिनोटाइप कहलाता है। अब देखो समझो कि फिनोटाइप क्या होता है। सर फिनोटाइप मतलब किसी भी लक्षण, कोई भी लक्षण, हम प्लांट के एक लक्षण की बात करते हैं, जैसे पौधों पौधों की लंबाई। पौधों की लंबाई देखो तो पौधों की जो लंबाई है यह क्या है? एक प्रकार का लक्षण है। पौधों की लंबाई क्या है? एक प्रकार का लक्षण है। लेकिन इसका वास्तविक रूप कैसे? अब देखो बोल दिया पौधों जो है पौधों की लंबाई बोल दिए, बोलने के बाद क्या पता चला कितना लंबा पौधा है या कितना छोटा पौधा है? पौधा की लंबाई, अभी अभी जो पौधा जन्म हुआ है जिस पौधा का, उसमें भी तो लंबाई है, कुछ ना कुछ लंबाई है। लेकिन इसका जो बाहरी रूप है, बाहरी रूप या तो पौधा बहुत लंबा होगा, या तो पौधा कैसा होगा? बौना होगा। या तो कैसा होगा? बौना होगा। अब देखो पौधा की लंबाई, अब पौधा की लंबाई दोनों में लंबाई है कि नहीं? जो पौधा बौना है उसमें भी लंबाई है, जो पौधा लंबा है लंबाई उसमें भी है कि नहीं है? लेकिन एक पौधा क्या है? लंबा है, और दूसरा पौधा क्या है? बौना है। मतलब जो है, मतलब इसका जो किसी भी पौधा का, किसी भी लक्षण का जो बाहरी रूप, लंबाई जो है, बाहर से हम लोगों को जो दिख रहा है, एक पौधा देखो बहुत लंबा दिख रहा है, बाहर से हम लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि यह पौधा लंबा है, और दूसरा पौधा दिख रहा है पूरा शॉर्ट में, एकदम छोटा में। तो किसी भी लक्षण का, किसी भी लक्षण का जो है, लक्षण का बाहरी रूप मतलब बाहर से जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फिनोटाइप। जैसे बीज का रंग, बीज का रंग, अब बीज का रंग, मटर के बीज का रंग कैसा कैसा हो सकता है? या तो पीला या तो हरा। अब देखो तो देखने में हम जैसे कि बीज का रंग बोल दिए, तो बीज का रंग में मतलब कौन सा रंग?
डिक्लेयर पता चल रहा हम लोगों को। लेकिन हम कह रहे हैं या तो बीज कैसा होगा, हरा होगा, या तो बीज कैसा होगा, पीला होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब जो है लक्षण का, किसी भी लक्षण का जो बाहरी रूप जो देखा जा रहा है, जो दिख रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद आगे लिखो तो प्रभावी गुण। प्रभावी गुण लिखो। संकरण के बाद, संकरण के बाद पहली पीढ़ी, ब्रैकेट में F1 लिखना है। पहली पीढ़ी F1, संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में विपरीत गुणों के दिखाई पड़ने वाला लक्षण को, जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण को प्रभावी गुण कहते हैं। प्रभावी गुण कहते हैं। संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाला लक्षण को प्रभावी गुण कहते हैं। चलो प्रभावी गुण। अब प्रभावी गुण समझते हैं हम लोगों को कि प्रभावी गुण होता क्या है। ठीक है, प्रभावी गुण का मतलब एक जो है दो गुण है। समझो ध्यान से, हमारे पास दो गुण है। ठीक है, दो गुण, आप जैसे दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो एक ही दिखाई पड़ता है, एक तो विलुप्त हो जाता है। मतलब यह है कि हमारे पास पौधा है दो ठो। एक पौधा है जिसका नाम क्या है, टी मतलब लंबा पौधा है। दूसरा पौधा मेरे पास है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छोटी टी मतलब बौना पौधा है। ठीक है, अब इन दोनों के साथ जब क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के बाद बड़की टी और छोटी टी आया, इसका मतलब जो है यह पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। यह पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। उसके बाद जो है फिर से यह दोनों में जब क्रॉस कराया जाता है तो फिर से टी और टी, मतलब जो है यह पौधा कैसा आ गया, लंबा। मतलब लंबा पौधा और बौना पौधा, इन दोनों के बीच जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो कौन सा गुण छिप जा रहा है रे, बौना वाला गुण पता ही नहीं चल रहा है। मतलब कौन किसको प्रभावित किया, लंबा वाला जो है बौने वाले को प्रभावित किया और अपना वर्चस्व को कायम रखा। और दिखाई पड़ने वाले जो गुण, अब देखो दो यहाँ पहले जो था ये लंबा पौधा था और जो उसके बाद वाला जो था ये बौना पौधा था कि नहीं था। अब देखो लंबा और बौना दोनों पौधा के बीच में जब क्रॉस कराए तो जो संतान की उत्पत्ति हुआ, इसको हम लोग F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, F1 पीढ़ी। मतलब F1 पीढ़ी में जो भी संतान हुआ या फिर जो भी पौधा बना वो कैसा पौधा बना, लंबा पौधा बना। F1 पीढ़ी में जो भी पौधा बना कैसा बना, लंबा बना। इसका मतलब लंबा वाला जो पौधा है बौना के ऊपर अपना प्रभाव को दिखाया और ये अपना वर्चस्व को कायम रखा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? अब जो है इस पर जो गुण दिखाई दे रहा है वो गुण, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रभावी गुण कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए फिर अब लिखना है ओ प्रभावी गुण। प्यारे समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है, आएगा ही नहीं। समझ में आया राजश्री? नहीं समझ में आया? ओ वही बोली, वही लिखो। ओ प्रभावी गुण लिख के अंडरलाइन करना। उसके बाद लिखना है संकरण के बाद, संकरण के बाद पहली पीढ़ी के विपरीत गुणों के जोड़ों में, पहली पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के विपरीत गुणों के जोड़ों में, विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहने के, जोड़ों में मौजूद मतलब मौजूद को हम लोग प्रेजेंट लिखो ना रे, मौजूद लिखो। हाँ, अरे मौजूद ही लिखो।
हुआ। क्या लिखा है? संकरण के बाद पहली पीढ़ी के विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण या अप्रभावी गुण कहते हैं। अरे अप्रभावी और प्रभावी में दोनों एक ही जैसा है, हल्का सा चेंजिंग है। फिर से सुनो एक बार। संकरण के बाद पहली पीढ़ी के विपरीत गुणों के जोड़ों में मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण गुण कहते हैं। अब देखो, अभी जो यहाँ पे संकर कराया गया, संकर मतलब क्रॉस कराया गया, एक लंबा पौधा को लिया गया था, दूसरा बौना पौधा को लिया गया था, और दोनों के बीच जब क्रॉस कराए तो उससे जो संतान की प्राप्ति हुआ उसको जो है कैसा संतान हुआ? केवल और केवल लंबा। अगर ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, मान के चलते हैं कि कोई एक मेल है जो बिल्कुल कैसा है? टॉल, लंबा है। उसके बाद दूसरा फीमेल है जो कि जो है बौनी है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शॉर्ट। ठीक है। अब इन दोनों के संयोग से जो संतान का उत्पत्ति हुआ, यह कैसा संतान हुआ? यह लंबा संतान हुआ। कैसा संतान हुआ? लंबा। जबकि यह लंबा को बनने में जो है मतलब लंबा और बौना, मतलब टॉल और शॉर्ट, दोनों लक्षण मिला। तो दोनों लक्षण मिला, लेकिन दिख रहा है कौन? तो लंबा वाला दिख रहा है। तो लंबा वाला जो दिख रहा है उसको हम लोग प्रभावी गुण कहते हैं। जो नहीं रहने के बावजूद भी जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग अप्रभावी गुण कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत प्यारे? ठीक है। उसके बाद जो है अब अगला लिखना है एकल लक्षण। एकल लक्षण लिखो। कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात संकर मतलब कौन वाला सो लिखना है? संकर में अपना एक अलग व्यक्तित्व को बनाने वाला लक्षण को, कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात संकर में अपना एक अलग व्यक्तित्व को बनाने वाला लक्षण को एकल लक्षण कहते हैं। कई पीढ़ियों में क्रॉस के पश्चात संकर में अपना एक अलग व्यक्तित्व को बनाने वाला लक्षण को एकल लक्षण कहते हैं। एकल लक्षण कहते हैं। एकल लक्षण कहते हैं। अभी इस चैप्टर के सभी टॉपिक को हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझ लेना है। बस पूरे चैप्टर में बस एक ही एग्जाम्पल चलेगा, लंबा बौना, लंबा बौना, है कि नहीं? अभी हम लोग क्या लिखे कि जैसे कि मान के चलो कि एक लंबा और एक बौना, इन दोनों को, अब लंबा वाले पेड़ को कभी भी सुनो, लंबा वाले पेड़ को कभी भी किसी के साथ क्रॉस कराएंगे तो उससे जो भी प्लांट का निर्माण होगा वो कैसा होगा? हर कंडीशन में लंबा पौधा आएगा ही आएगा। हर कंडीशन में लंबा पौधा आएगा ही आएगा। मतलब यह है कि अपना जो व्यक्तित्व है अपने गुणों को कायम रखता है, अपने गुणों को जो है बरकरार रखता है। तो कहने का मतलब लंबा जो पौधा है बौना पौधा के साथ कितनों बार क्रॉस कराया जाए, क्रॉस कराने के बाद जो संतान या फिर जो प्लांट का जो निर्माण होगा वो हर कीमत पे जो है लंबा पौधा का निर्माण करेगा ही करेगा। तो यह जो है अपना जो है एक लक्षण को जो है हमेशा जो है मेंटेन करके रखा है। मतलब कहता है कि हर कंडीशन में जो है हम लंबा पौधा को बनाने के लिए छोड़ेंगे नहीं, और हर कीमत पे ये लंबा पौधा को बनाता ही बनाता है। इस प्रकार के लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? एकल लक्षण कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें?
चलिए उसके बाद लिखना है, एकल लक्षण के बाद लिखना है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी लिखो, लिखो दो जनकों के बीच, दो जनकों के बीच, दो जनकों के बीच क्रॉस कराने के बाद, दो जनकों के बीच क्रॉस कराने के बाद बनने वाला संतान को, बनने वाला संतान को F1 पीढ़ी कहते हैं। बनने वाला संतान को F1 पीढ़ी कहते हैं। बनने वाला संतान को F1 पीढ़ी कहते हैं। समझो, देखो इधर, अब मान के चलो कि एक लंबा पौधा है और दूसरा कैसा पौधा है, बौना पौधा है। लंबा पौधा का जो है क्रॉस किसके साथ करा दिए, बौना पौधा के साथ करा दिए, तो कैसा पौधा बना, बोलो जल्दी से, यह लंबा पौधा बना। मतलब दो जनक, ये पहला जनक ये है और दूसरा जनक ये है। मतलब पहला जनक जो है ये लंबा वाला है और दूसरा जनक कैसा है, बौना वाला है। कैसा है दूसरा जनक, बौना वाला। अब जो है लंबा और बौना पौधा में या फिर दो जनक के बीच जब क्रॉस कराते हैं और क्रॉस कराने के बाद जो संतान का जो उत्पत्ति होता है, इसी संतान को हम लोग क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, F1 पीढ़ी। उसके बाद F2 पीढ़ी समझ लेते हैं। उसके बाद F1 पीढ़ी को देखो, यह जो गुण है यह F1 पीढ़ी का है और यह वाला जो गुण है यह कैसा है, F1 पीढ़ी है। अब इन दोनों के बीच जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, चलो क्रॉस करा के देख लेते हैं क्या बनेगा, T और T, लंबा पौधा। उसके बाद ठीक है, फिर से अगली बार छोटकी और छोटकी। अब ये जो चारों संतान की उत्पत्ति हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, F2 पीढ़ी। अब देखो F2 पीढ़ी में 4 पौधा बनेगा और चारों पौधा में जो है 2 पौधा की लंबाई एक समान। ये वाला पौधा सबसे ज्यादा लंबा और ये वाला पौधा सबसे ज्यादा छोटा। ये दोनों कुल मिला के कहेंगे कि जो है 3 पौधा लंबा और 1 पौधा छोटा, मतलब बौना। समझ में आया कि नहीं आप। तो उसके बाद F1 पीढ़ी में जो है अगर हम लोग क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक लंबा पौधा का क्रॉस एक बौना पौधा के साथ करा दिया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधा कैसा होगा, लंबा होगा कि बौना होगा। उसके बाद अगर जब F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी के पौधे को F1 पीढ़ी के पौधे से क्रॉस कराया जाएगा तो F2 पीढ़ी के जो भी संतान होंगे वो लंबा होगा, बौना होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा है, खोपड़ी में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद जो है F2 पीढ़ी लिख के अंडरलाइन करो। लिखो F1 पीढ़ी के 2 जीवों के साथ क्रॉस कराने के बाद, F1 पीढ़ी के 2 जीवों या 2 संतति के साथ क्रॉस कराने के बाद बनने वाली संतति को, क्रॉस कराने के बाद बनने वाली संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं, F2 पीढ़ी कहते हैं।